मिडिल ईस्ट में टेंशन्स ने एक बार फिर अपनी इंतहा को छू लिया है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जियोपॉलिटिक्स और रीजनल पावर बैलेंस सब कुछ एक ही वक्त में शक के घेरे में आ गया। अमेरिका ने ईरान के डीपली ब्यूरिड न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर एक सर्जिकल और स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्राइक की, जिसका जवाब किसी भी वक्त मिलने का खतरा था। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात यह थी कि जवाब आया, और वो भी सिर्फ इजराइल तक महदूद नहीं रहा। ईरान ने कतर में मौजूद अल उदैद एयर बेस, जो यूएस के सेंट्रल कमांड का कोर बेस है, उस पर मिसाइल स्ट्राइक्स किए। और अब जबकि ईरान और इजराइल के दरमियान एक ऑफिशियल सीज फायर अनाउंस हो चुका है, दुनिया भर में ये सवाल घूम रहा है, क्या ये सिर्फ एक पास है या किसी बड़ी जंग का पहला राउंड खत्म हुआ है। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक इन इन्फोवेब। इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन में जिस एयरक्राफ्ट ने सबसे ज़्यादा स्पॉटलाइट हासिल की, वो था B-2 स्पिरिट, एक एडवांस्ड मल्टी रोल स्टील्थ बॉम्बर, जो न सिर्फ अमेरिका की एयर सुपीरियरिटी का बेहतरीन निशान है, बल्कि मॉडर्न वारफेयर का एक साइलेंट असासिन भी माना जाता है। ये फ्यूचरिस्टिक फ्लाइंग विंग एयरक्राफ्ट यूएस एयरफोर्स के बॉम्बर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का कोर हिस्सा है, जिसका डिज़ाइन खास तौर पर इसलिए किया गया था कि ये वर्ल्ड के टफेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम को बिना रेडार की नज़र में आए बाईपास कर सके। इसका एरोडायनामिक फ्लाइंग विंग स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल टेल और फ्यूजलेज डिज़ाइन को हटाकर स्टील्थ को मैक्सिमाइज करता है, जिसमें कंपोजिट मटेरियल्स, रेडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग्स और लो ऑब्जर्वेबल फीचर्स शामिल हैं, जो इसके इंफ्रारेड, अकॉस्टिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विजुअल और रेडार सिग्नेचर को ड्रामेटिकली रिड्यूस करते हैं। B-2 स्पिरिट की अनरिफ्यूल्ड रेंज तकरीबन 9600 किलोमीटर है और ये हाई वैल्यू बॉम्ब्स जैसे कि GBU-57 MOP कैरी कर सकता है, जबकि इसका क्रू सिर्फ 2 लोगों पर मुश्तमिल होता है, एक पायलट और एक मिशन कमांडर। ये एयरक्राफ्ट हाई एल्टीट्यूड, लॉन्ग ड्यूरेशन बॉम्बिंग मिशंस में वर्ल्ड क्लास एक्यूरेसी डिलीवर करता है और इसने मल्टीपल की ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है। B-2 स्पिरिट ने अपनी मिलिट्री सर्विस का आगाज 22 नवंबर 1988 को पब्लिक रोल आउट के जरिए किया। उसके बाद 17 जुलाई 1989 को इसने अपनी पहली फ्लाइट भरी। तब से ये एयरक्राफ्ट कई अहम कॉम्बैट मिशंस में शामिल हो चुका है, जैसे कि 1999 में ऑपरेशन एलाइड फोर्स, जो सर्बिया के खिलाफ नेटो की एयर कैंपेन थी, 2001 में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जो अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ चलाया गया, और 2003 में ऑपरेशन इराक की फ्रीडम, जहां इराक में सद्दाम हुसैन की रिजीम को टारगेट किया गया। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए हैं। इनमें सबसे अहम निशाना था फोर्डो, जो एक यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी है और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए इंतहाई अहमियत रखती है। ये साइट तेहरान के जनूबी पहाड़ी इलाके में छुपी हुई है और इसे इतना ज़्यादा अंडरग्राउंड बनाया गया है कि कहा जाता है कि ये यूके फ्रांस चैनल टनल से भी ज़्यादा गहरी है। अभी तक फोर्डो फैसिलिटी पर होने वाले नुकसान का पूरा अंदाज़ा नहीं हो सका, लेकिन ये कंफर्म है कि ये साइट डायरेक्ट टारगेट थी। अमेरिका ने फोर्डो के अलावा 2 और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, नेटन्स और इस्फहान पर भी स्ट्राइक्स की हैं। इन तीनों साइट्स का ताल्लुक ईरान के न्यूक्लियर तनाज़े से है और ये मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ हैं। फोर्डो की गहराई को देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे तबाह करने के लिए सिर्फ एक ही बॉम्ब काम आ सकता है, जिसे GBU-57 MOP कहते हैं। ये बॉम्ब 13,000 kg वजनी होता है और ये 18 मीटर कंक्रीट या 61 मीटर जमीन को चीर कर फाड़ सकता है। इस कदर गहराई में छुपी साइट के लिए MOP ही एक वाहिद ऑप्शन समझा जाता है। अमेरिका के ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर किए गए हमलों ने पूरे रीजन में टेंशन को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन फैसिलिटीज़ को टारगेट किया गया, उनमें से कुछ में यूरेनियम इनरिचमेंट वाकई हो रही थी, जिसका ईरान खुद भी इजहार कर चुका है। ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपने यूरेनियम इनरिचमेंट लेवल को 60% तक ले जा चुका है, जो कि सिविलियन यूज से काफ़ी आगे है और न्यूक्लियर वेपन बनाने के थ्रेशोल्ड के बिल्कुल करीब है। लेकिन ईरान का दावा है कि उसने हमलों से पहले ही अपने की न्यूक्लियर एसेट्स को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया था। इस क्लेम की तस्दीक इंडिपेंडेंटली मुश्किल है, लेकिन अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि ईरान ने पहले से किसी मिलिट्री एक्शन के इम्कान को समझते हुए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, वरना अगर एसेट्स वहीं होते तो रेडिएशन लीक का खतरा बिल्कुल बढ़ सकता था। अब तक किसी रेडिएशन फॉलआउट की रिपोर्ट नहीं आई, जो इस बात को मज़ीद मजबूत करता है कि या तो अटैक स्ट्रिक्टली लिमिटेड स्कोप में था या फिर ईरान वाकई पहले से तैयार था। ईरान का रिएक्शन सिर्फ इजराइल तक महदूद नहीं रहा,
कुछ ही घंटों में उसने अपना जवाब रीजनल लेवल पर एक्सपेंड कर दिया। कतर में मौजूद अल उदैद एयरबेस, जो यूएस एयरफोर्स का एक मेजर स्ट्रेटेजिक हब है, ईरान के मिसाइल अटैक्स का निशाना बना। ये अटैक किसी टैक्टिकल स्ट्राइक से ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक मैसेज था। ईरान सिर्फ वर्बल कंडेमनेशन तक महदूद नहीं, वो यूएस एसेट्स तक भी पहुंचने की कैपेबिलिटी रखता है। ईरान और इजराइल के दरमियान 12 दिन जंग चलने के बाद एक सीज फायर का अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट। लेकिन ये फुल पीस नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक पास है। फोर्डो, नेटेंस और इस्फहान जैसे सेंसिटिव साइट्स अब भी पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस पे हैं। ईरानियन पार्लियामेंट ने एक और ड्रामेटिक कदम उठाया है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करने का बिल पास कर दिया गया, जो अब सिर्फ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और सुप्रीम लीडर के फाइनल अप्रूवल का मुंतज़िर है। ये कदम फिलहाल एक सिंबॉलिक मूव लग सकता है, लेकिन इसका स्ट्रेटेजिक सिग्नल गहरा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दुनिया का सबसे अहम ऑयल चौक पॉइंट है, जहां से लगभग 25 से 30% क्रूड ऑयल गुजरता है। अगर ईरान इस रास्ते को चाहे टेम्पररी ही सही बंद करने की कोशिश करता है, तो अंजाम पूरे ग्लोबल सिस्टम को हिलाकर रख सकता है। ऑयल प्राइसेस $150 पर बैरल से ऊपर भी जा सकती हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन सीवियरली डिस्टर्ब हो सकती हैं और महंगाई का ऐसा तूफान उठ सकता है जो फ्यूल और ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमीज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। सीज फायर के बावजूद थ्रेट अभी भी लेटेंट है और ईरान अब भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट के तौर पर अपने हाथ में रखे हुए है। अब जब ईरान और इजराइल टेम्पररी रुक गए हैं, तो ये वक्त है एनालिसिस का, एंटिसिपेशन का और प्रिपरेशन का, क्योंकि B-2 जैसे बॉम्बर्स और MOP जैसे बॉम्ब्स किसी भी वक्त दोबारा हेडलाइंस बना सकते हैं। मिडल ईस्ट के इस नए चेस बोर्ड में हर मूव एक नई स्ट्रेटेजी का सिग्नल है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ राउंड 1 था या अगला राउंड और भी ज्यादा तबाहकुन होगा? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।